बधाई के साथ शुरुआत करते हैं। क्या वजह रही जीत की? आपको क्या लगता है, क्या काम आया आपके? नहीं, हम लोग हमारी स्टेट लीडरशिप जो अख्तरुल ईमान साहब और हमारे हैदराबाद के जो ऑब्जर्वर माजिद साहब और बिहार की टीम ने बड़ी मेहनत की पिछले 5 साल से, और अल्लाह का बड़ा करम है, क्रेडिट इन लोगों को जाता है इनकी मेहनत की वजह से। और मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिहार की जनता का, सीमांचल की जनता का, कि उन्होंने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तो यही वजह रही है कि हम उनके दरमियान में रहे, उनके बात उठाते रहे। हमने सीमांचल की नाइंसाफी की बात उठाई। मैंने पार्लियामेंट में सीमांचल के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी डाला था। तो हमारा वहां पर काम हो रहा था, मेहनत हो रही थी, और इसकी वजह से हमको 5 सीट पर कामयाबी मिली। महागठबंधन में ये खलबली है कि आपने जो एंटी एनडीए वोट्स थे उसको बांट दिया, वरना महागठबंधन की परिस्थिति शायद ऐसी भी हो सकती थी कि वो सरकार बनाने के करीब पहुंच जाते। आपने उनका खेल खराब कर दिया। वैसी जी, अब मैडम ऐसा है ना कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। कर्नाटका के 2 सीट हार गए, मैं गया था। मध्य प्रदेश में हार गए, मेरी पार्टी लड़ी। गुजरात में हार गए, मैं गया था। क्या ये इन लोगों का एक एरोगेंस है, गुरूर है, अहंकार है कि तुम कैसे खड़े हो गए हमारे सामने। अरे भाई, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर कोई किसी के सामने खड़ा हो सकता है। और हम खड़े हुए, उन लोगों की आवाज हम बनने की कोशिश की जिनको ये लोग दबा रहे थे। आप 5-5, 6-6 टाइम के एमएलए हैं और आप कहते हैं कि बाढ़ आई तो नहीं, ये कटान नहीं है, दसान है। तो इसका जवाब तो जनता देगी ना मैडम। हम तो कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे। अब आप नहीं जीत पा रहे हैं तो आप हर चीज हम पे लाके डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमारी मकबूलियत में, हमारी पॉपुलैरिटी में, हमारे स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं इनमें इतनी ताकत नहीं रही। इसीलिए वो देख रहे हैं कि भाई जो लड़ सकता है, जो बोल सकता है, जो हमारी गम को समझ सकता है, तकलीफ को बयान कर सकता है, उसका साथ देना चाहिए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पुराना राग है इन लोगों का। ये तो छोटा बच्चे के हाथ से जब चॉकलेट छीन लेते ना तो रोते रहता है कि मम्मी मेरा चॉकलेट छीन लिए। 122 अभी है एनडीए के पास, लेकिन अगर वो फिसलते हैं और किंग मेकर की भूमिका आपकी बन जाती है, किधर जाइएगा? इधर कुआं उधर खाई। मैडम, आपका सवाल बड़ा वाजबी है। नहीं, कोई फिक्र मत करिए। इंशाअल्लाह ताला हम जिंदगी में सही रास्ते पे चलते हैं, सीधा रास्ते पे चलते रहेंगे। अभी पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए, आप फिर मुझे बुलाइए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब नंबर्स किसके पास आ जाएंगे तो वही डिक्टेट करेगा। अभी नंबर्स किसके पास आएंगे, कितने वोट्स अभी काउंट होना बाकी है, ये भी अपने आप में खबर है। अगर आपको दोनों तरफ से परहेज नहीं है, अगर आपको दोनों तरफ से परहेज नहीं है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। नहीं, सबसे बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं, ये है कि हमारा हाल तो है कि फंस गए रजिया गुंडों में। हमारा हाल तो वो बना हुआ है कि एक तरफ ये कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, दूसरी तरफ कहते हैं वोट काट रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो बोलते रहिए। जब पूरा फाइनल नतीजा आ जाएगा, जब यकीनन हम अपने स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब से, आफ्ताब साहब से सब बैठ के बात करेंगे, हमारे एमएलएज आएंगे, बात करेंगे, बात करके फैसला लेंगे। हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन मैडम ने अभी किशनगंज में एक स्टेटमेंट दिया है, ऑब्जर्वर माजिद साहब ने, कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं होगा। और हम कभी भी सही मानों में जो सेकुलरिज्म है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये हमने स्टेटमेंट दिया हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन ने भी। लेकिन ओवैसी साहब, आपका मकसद था रोकना उनको जो आपको एंटी नेशनल कहते हैं, लेकिन आपकी मजबूती से अब ऐसा लगता है कि रुक रहे हैं वो जो वैचारिक तौर पर आपके ज्यादा नजदीक लगते हैं। बेहतर नहीं होता अगर आप लोग साथ ही मिलकर मैदान में होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती? देखिए, अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप शॉक में आ जाएंगे। हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जाकर मुलाकात की, उन सब से कहा
सबसे रिक्वेस्ट किया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब भी ये लोग तैयार नहीं थे। तो उसका मेरे पास क्या जवाब है बताइए आप। अगर असदुद्दीन ओवैसी जाकर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इन पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारों से एक नहीं 3-3 मर्तबा हमने कहा, तो आप उसको नजरअंदाज करते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार मैं कैसे हूं भाई? कौन सी पार्टियां सर? और कुशवाहा साहब, हाँ, अभी जब किताब लिखूंगा मैडम उसमें पूरा खुलासा करूंगा। थोड़ा किताब थोड़ा के आगे लिए बता तो दीजिए, रखना पड़ेगा किताब के लिए रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर वैसे साहब, मैं आशुतोष बोल रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एनडीए को समर्थन देने का विकल्प आपके पास खुला हुआ है? देखिए आशुतोष साहब, आप एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, आप पार्टी में पॉलिटिशियन भी रहे, अब दोबारा आजकल आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हैं। तो आपको चाहिए, जब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आज तक के चैनल पर बैठे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आर्टिकल 370 की मुखालिफत की, CAA बिल की मुखालिफत की, UAPA का अमेंडमेंट लाया गया जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, हमने उसकी मुखालिफत की। जितना जितना बिल बीजेपी लेकर आई हमने उनकी मुखालिफत की। तब भी आप ये सवाल कर रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैसे आदमी को आज तक ने पॉलिटिकल एनालिस्ट बनाकर बिठाया वहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि एनडीए को सपोर्ट आप नहीं करेंगे। एक मिनट, इसका मतलब आप एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इसका मतलब जो है, आप जो निकालना है निकाल लीजिए। मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं, हाँ या ना में जवाब है जब इसमें। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नहीं सर, आप क्या कोई माफिया के लीडर हैं कि मेरे सर को बंदूक लगा के बोलेंगे बोल दिया जाए वरना हम गोली चला आपका देंगे? जो गुस्सा है उससे ही लग रहा है कि आप हाँ या ना में जवाब नहीं देना चाहते। ये तो नहीं होगा ना। ओवैसी जी, अगले सवाल पर अब आते जब हैं। हमारे मुसलमानों में शादी हो, सुनिए, जब बोलिए बोलिए मैं इनके हाँ और ना का जवाब देना चाहता हूँ। जब बिल्कुल जवाब दीजिए, मुसलमानों में आपने शादी जवाब होती दे दिया है, तो दरअसल। तब दूल्हे से दुल्हन से पूछा जाता है हाँ या ना। ये तो कोई शादी नहीं है ना, ये तो एक इलेक्शन हुआ है। अभी तो रिजल्ट पूरा आ जाने दीजिए, फिर आपको बताया जाएगा। असद साहब, हो सकता है पता उनको भी है, लेकिन विकल्प उनके आपके मन खुले में हुए हैं। तसल्ली आपके मुंह से सुन के मिलनी है, इसलिए भी पूछ रहे हो सकते हैं कि हाँ या ना कर दीजिए। नहीं, विकल्प खुले में चलिए, साफ बात है। अगली तरफ बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल पर पहुंचते हैं। ओवैसी साहब, देखिए अब जो परिस्थिति है वो बहुत ऐसी जगह पर आप खड़े हैं जहां पर अगर आप देखें तो सेक्युलर फोर्सेस, जिसका हवाला आप हमेशा देते हैं, अब सेक्युलर फोर्सेस को अगर एक साथ आना है तो पहले भी आपने कई बार कोशिशें की कि कांग्रेस हो या ऐसी पार्टियां हो उनके साथ आप बात करें, लेकिन वो क्यों बार बार परहेज करती हैं आपसे? और अगर मेरा गेस सही है तो सर, कांग्रेस पार्टी को ही अप्रोच किया होगा आपने कि मिलकर लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस तो आप ही को टीम भी कहने लगती है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं वैसा अप्रोच किसी से किया नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, टीम ए कहिए, बी कहिए, सी कहिए, क्या क्या कहना कह दीजिए। बल्कि डिक्शनरी में एक नए वर्ड का इजाद करके बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है। अरे भाई, क्या जनता के आपकी गुलाम है? आप नहीं हरा सक रहे बीजेपी को, आप में ताकत नहीं है, आपकी वजह से जीत जाते हैं, आप इतने ज्यादा सीटें ले लेते हैं। तो ये इसका तो हमको फिक्र नहीं है। ये तो लड़ना है, हमारा काम लड़ना है। हमको तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्ट्रगल करने हमको आता है, दूसरा तो कुछ आती ही नहीं हमको। मुस्लिम बहुल इलाकों से आगे कब असदुद्दीन ओवैसी की पैठ बढ़ेगी? आप ये समझ रहे हैं कि हमको सीमांचल में जो 5 हमारे एमएलए जीते हैं उनको दलित वोट नहीं मिला? किसने कहा आपको मैडम? आप किसी सेफोलॉजिस्ट को 1-2 दिन के बाद मंगवा लीजिए, देख लीजिए। आप ये समझ रहे हैं कि वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया हमको? बहुत बड़ी तादाद में दिया, खास तौर से अमूर में, बैसी में और कोचादामन में। ये एक मिजाज बन गया है कि नहीं वो इनको ये हिंदू विरोधी है। कहां हिंदू विरोधी हैं?
मैं तो आपकी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे दलित भाइयों का वोट मिला है और हमारे हिंदू भाइयों का भी वोट मिला है। तो ये बोलना, अच्छा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील एमपी बने, आप बताइए मैडम कितने मुसलमान हैं वहां पर? और 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हरा दिया, इस पर कोई बात ही नहीं करता। असद साहब, अब देखिए बिहार में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहलाई जाएगी एक ऐसी जगह पर जहां चिराग पासवान भी अभी तक जो जानकारी आई वो खाता नहीं खोल पाए हैं, वहां पर 5 सीट। थोड़ा गदगद तो आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि 114 पर वो अटके हुए हैं, तो ये 5 आपका हो जाए, इधर उधर से कुछ हो जाए, तो ऐसे कुछ किसी ने अप्रोच वगैरह किया है क्या? नहीं, जो जब कभी कोई अप्रोच करेगा मैं फौरन कश्यप के शो में आकर उसका इंकशाफ कर दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा। अभी तक तो कोई नहीं किया। ठीक है, और अभी जो तस्वीर आपको दिख रही है उसमें एनडीए की परफॉर्मेंस पर क्या कहिएगा? क्योंकि एनडीए में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। आपने हर मुद्दे पर, लॉकडाउन से लेकर जितने भी फैसले बीजेपी के रहे हैं सब पर उनकी मुखालफत की है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। यानी मोदी जी का जादू चल रहा है, जिनके खिलाफ आप सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं। नहीं मैडम, सुबह से लेकर रात तक बोलना भी कम है और बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक जिंदा रहेंगे बोलते रहेंगे। मगर ये भी तो बताना पड़ेगा एनडीए को कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में एनडीए ने 222 असेंबली सीट जीते थे। 1.5 साल में मोदी का इतना ग्राफ गिर गया, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। इतना बड़ा ग्राफ गिर गया, ये इतना बुरा हाल हो गया उनका। ठीक है, एक सवाल प्रदीप जी पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप जी हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं एक्सेस माई इंडिया के, जिन्होंने एग्जिट पोल किया था। पूछिए। ओवैसी जी, आपको बधाई हो, आपने जो गठबंधन बनाया यादव, कुशवाहा और बीएसपी, दलित, सबसे बड़ी चीज इसके क्लियर संकेत आपने अभी भी दे दिए। बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सभी ताकतों को सावधान कर दिया। इसके साथ साथ तो हम ये मान के चलें ये जो गठबंधन है खासकर दलित का, बीएसपी का और आपकी पार्टी का, ये बरकरार रहेगा उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर भी? प्रदीप साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और आपका बड़ा कीनली फॉलो करता हूं आपका एक्सेस पोल, जो हमेशा स्पॉट ऑन होता है। ये सही बात तो ये है कि हमारा पहले अलायंस हुआ था देवेंद्र यादव साहब के साथ, उसके बाद कुशवाहा साहब से, जब तक कुशवाहा साहब और बीएसपी का अलायंस हो चुका था, तो ये बिहार इलेक्शन के लिए हुआ। यूपी के लिए मैं बैठकर ये बोलना गलत होगा, मगर यकीनन हमारी कोशिश होगी कि दलित और सब लोग जितने राजभर साहब हैं इनके साथ हो सके। मगर इस पोजीशन में मैं नहीं हूं कि यूपी के बारे में बोल सकूं, मगर ये तो कुशवाहा साहब की कोशिश थी। क्रेडिट तो उनको मिलना चाहिए कि जिन्होंने हम सबको जमा किया और उन्होंने सबको साथ लेकर चले, तो ये कुशवाहा साहब की कोशिश थी जो कामयाब हुई। 50 रैली की थी आपने, अगर मैं सही हूं तो ताकत पूरी झोंकी आपने। 10 दिन वहां रहे, 2 महीने उससे पहले 65 की थी, ईद भी वहीं मना ली थी। जी। मतलब ताकत पूरी झोंक रहे हो वैसी साहब, काफी एम्बिशियस और अलग ही एनर्जी के साथ। अब मुझे लग रहा है देश की राजनीति में आप बढ़ रहे हैं, मुस्लिम और दलित समीकरण पर आपकी नजर है। मैडम, जब सियासी जंग होती है और किसी से इश्क होता है तो पूरी कोशिश करना पड़ता है इखलास के साथ, तो तभी कुछ मिलता है। और जब तक दीवानगी की हद तक आप जुस्तजू नहीं करेंगे तो मंजिल जो है दीवाने को मिलती, अक्लमंद को नहीं मिलती है, मेरा मानना है। तो वो दीवानगी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 3 दिन आया और फिर 2 दिन छुट्टी मनाया। तो मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को क्रेडिट दूंगा कि जो पिछले महीनों से वहां पर जाकर बैठे थे, महीनों से अख्तरुल ईमान काम कर रहे हैं, माने उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। हम तो खाली साहब एक चीज मैं पूछ बोलना रहा हूं चाहिए कि एक आइसिंग ऑन द बीच में रोकते हुए पूछ रहा हूं। शामिल। मेरा सवाल यह है सर, आप ने कहा कि हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे, हमारा अधिकार है। जाहिर सी बात है, जब लोकतंत्र है तो आपका अधिकार है कि आप कहीं भी चुनाव लड़ें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम दलितों की भी हक की बात करते हैं, मैं हिंदू भी वोट करता है, मुसलमान भी वोट करता है, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश में अगर आपको और बड़ा करना है, अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर पे लाना है, तो आपके ऊपर जो मुसलमानों की पार्टी का टैग है और आप
के खुद के ऊपर जो मुसलमानों के नेता का टैग है उसको तो डाइल्यूट करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा आपको पहले। नहीं सर, मैं आपको कई मर्तबा आपसे कहा हूं, आपने 3rd डिग्री में मुझे बिठाकर 2 मर्तबा सवाल किया था। ये मैं फिर से जवाब दोहरा, तो मैंने कब कहा कि मुसलमानों के नेता हूं मैं? अब मुझे कोई ठप्पा लगाता है, लगाए सर, कोई बात नहीं, बहुत से लोग लगाते हैं। हर आदमी समझता है कि उनके पास ISI का ट्रेडमार्क है तो स्टैंप लगा देंगे, लगाइए, हमको क्या करना है। मैं कभी कहा कि मुसलमानों का नेता हूं? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूं और पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाना चाहता हूं। तो अब कोई स्टैंप लगाए, ठप्पा लगाए, तो उससे मुझे क्या करना है? वो उनका इख्तियार है, मैं तो अपना काम करूंगा। असदुद्दीन जी, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। आपने यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की जमकर तारीफ की है। मेरा सवाल यह है कि जब आप एक गठबंधन के साथ चुनाव में जाते हैं तो आपकी पार्टी को कुशवाहा की पार्टी से ज्यादा सफलता मिलती है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कोई बड़ा कमाल बिहार के चुनाव में कर नहीं पाई है। महाराष्ट्र में भी वही था। महाराष्ट्र में जो प्रकाश अम्बेडकर जी की पार्टी नहीं, है, आपकी दलित पार्टी, वो औरंगाबाद से आपकी- ओवैसी साहब जीते। हाँ। जवाब दीजिए। नहीं, आपकी बात सही है, मगर मैं हमारी जो कामयाबी हुई है उसमें मैंने शुरू में कहा कि इसमें मैं क्रेडिट दूंगा कुशवाहा साहब को, बहुजन समाज पार्टी को, देवेंद्र यादव साहब को, राजभर साहब को, क्योंकि हम सब फ्रंट में थे। तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये तमाम लोग साथ में थे, हमारे पार्टी के जिम्मेदार थे, मेहनत किए, जमीन पर उनको क्रेडिट जाता है। जी जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जी।